The only way to learn mathematics is to do practice. If you are just only watching my videos and not doing any type of practice after this, then this thought is for you. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल शुक्ला और मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 11 की आर डी शर्मा की सीरीज, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की आर डी शर्मा का चैप्टर 1 सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 कवर कर लिया है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं कवर किए, नए हैं आप इस चैनल के लिए, तो प्लीज उन वीडियोस को देखने के बाद से यहाँ कंटिन्यू करें, क्योंकि ये है इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 1.7 और आज हम इस वीडियो में वेन डायग्राम को और डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वेन डायग्राम से आपको घबराहट होती है ना, तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद से सारे डाउट्स क्लियर, सारा का सारा डाउट्स क्लियर। वेन डायग्राम आपके लिए तो हलवा लगेगा, हलवा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.7 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का जो हमारा पहला पार्ट है, जो हम पहला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो हमारा ये है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे होता है इस चीज को मैं समझाऊंगा। चीजों को बहुत ध्यान से समझना, कोई चीज याद करने लायक नहीं है। अगर आपको वेन डायग्राम क्लियर है तो ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल छोटी मोटी चीजें हैं। तो चलिए सीखते हैं। क्या कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब पहली बात तो इसको याद कर लो कि अगर कहीं माइनस के बाद में कोई सेट लिखा हुआ है तो उसको इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो इसका वेन डायग्राम सीखते हैं। देखो a माइनस बी रीजन कौन सा होता है वेन डायग्राम में, उसकी बात करता हूँ। ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट a हो गया और ये सेट b हो गया। दो सेट हो गए। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि a में से b के एलिमेंट क्या करने हैं, हमें निकालने। अगर मैं बोलूं तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ ओनली a। स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि एक्सरसाइज 1.7 का इंट्रोडक्शन सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि बच्चों को ना इंटरसेक्शन, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट, इनके वेन डायग्राम बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत घबराते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कवर करना, मेरे सारे वर्ड को अच्छे से सुनना, मेरी सारी लाइंस के ऊपर फोकस करना, आपको वेन डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सेट थ्योरी तो यहाँ की बात से आपके लिए हलवा हो जाएगी एकदम। चलिए देखते हैं। कह रहा है a माइनस बी मैं पहले बता चुका हूँ कि a माइनस बी मतलब क्या होता है, ओनली a। तो चलो कैसे होता है इसका वेन डायग्राम देखते हैं। कह रहा है ये सेट a है मेरा, ये पहला सेट मेरा a है और ये सेट कौन सा है, b है। कह रहा है सेट a में से सेट b के एलिमेंट हटा दूं, तो सेट b के एलिमेंट्स कौन से हो गए, देखो मैं दिखा रहा हूँ। सेट b के एलिमेंट ये हो गए, ये पूरे सेट b के एलिमेंट हो गए। अब जरा देखो क्या बचा, ये पूरा सेट a था, a में से b के एलिमेंट हटा दिए तो बचा हुआ पार्ट हो गया ये वाला ब्लैक वाला रीजन, ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी, जिसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं ओनली a। बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनना और वो पतली वाली डायरी लेके बैठना जिसमें से ये सारी चीजें नोट कर सको। चलिए इसका जरा वेन डायग्राम देखते हैं। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जरा फिर से एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, ये सेट a है और ये सेट b है। हमसे कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालना है b कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो पहले b कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं। तो b कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा हो जाएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से b को हटा दो। मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ कि अगर हमारे पास में ये कोई सेट है a, तो a कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, ये बाहर वाला रीजन होता है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर पुराने वीडियोस आपने कवर कर लिए हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं b कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा होगा, रेड से सेट कर रहा हूँ। b कॉम्प्लीमेंट का रीजन कोई ये रीजन होगा, ये रीजन होगा। मैंने इसको रेड से सेट कर दिया। वेन डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि वेन डायग्राम सेट थ्योरी का बेसिक है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेट बी, हो गया। सेट ए कौन सा है, अभी देखो ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है ना। सेट ए जरा सेट कर लेते हैं। सेट ए हमारा ये रीजन हो गया, ये पूरा सेट ए है। अब जरा एक चीज बताओ, इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो जरा देखो ब्लैक मार्कर की लाइंस, ब्लैक लाइंस और रेड लाइंस कहाँ पे एक साथ में आ रही हैं, तो देखा जाए तो इस वाले रीजन में आ रही है। इसको मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ। ये रीजन हो गया, ये और ये रीजन हो गया, दिख रहा है। ये रीजन हो गया हमारा, जहाँ पे हमारी ब्लैक और रेड लाइनें बार बार आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जरा देखो, जो रीजन यहाँ पे था ब्लैक से, वही यहाँ पे दोनों का कॉमन रीजन जा रहा है। तो इसीलिए इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अदरवाइज इसको हम ये बोल सकते हैं कि a में से हमने माइनस किया कौन सा रीजन, b कॉम्प्लीमेंट का रीजन हमने माइनस कर दिया। सॉरी, a में से हमने माइनस किया b,
इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। देखो ना, सेट ए था हमारा और ये बी वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ इसका वेन डायग्राम क्लियर होगा। स्टेटमेंट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसका डेरिवेशन कहीं आएगा तो आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो पहले वेन डायग्राम हमको समझना है, पूरा दिमाग में बैठाना है, अच्छे से बैठाना है कि हर एक चीज़ का वेन डायग्राम कौन सा होगा। वेन डायग्राम क्लियर तो बिल्कुल क्लियर है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाला रीजन जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अंदर का जो भी रीजन होगा वो रीजन हमारा ए होता है, और पूरा जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसके सेकंड थ्योरम पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारा, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह है। पहले वाले पार्ट में क्या था, a माइनस बी था। जब माइनस बी था तो ये माइनस बी को हमने क्या लिखा था, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। वैसे यहाँ पे माइनस a है तो इसको क्या लिखेंगे, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात मेरी क्लियर है। चलो इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो मैंने एक ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। मैं बी सेट को रेड से मार्क करूंगा और ए को ब्लैक से मार्क करूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। कह रहा है बी में से ए के एलिमेंट हटा दो। तो जरा देखते हैं ए के एलिमेंट कौन कौन से। ए के एलिमेंट हो गए ये सारे के सारे जो मैंने ब्लैक से मार्क किए। तो इसमें से वो एलिमेंट भी बाहर चले गए जो बी और ए के कॉमन एलिमेंट थे, चले गए। ए के सारे एलिमेंट चले गए। अब मेरी बात सुनो, अब बचा बी। बी का रीजन कौन सा बचा, बी वैसे था तो यहाँ से लेके पूरा था, लेकिन ये वाला पार्ट चला गया ना मेरा बी का। तो हमारे पास में जो बी का रीजन आ गया ओनली बी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओनली बी, वो रेड वाला रीजन आ गया। तो इसको भी हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओनली बी। जैसे हम इसको लिख रहे थे, इसको क्या लिख रहे थे हम, ओनली ए लिख रहे थे, वैसे ही इसको क्या लिखेंगे, ओनली बी लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करता हूँ, इस पार्ट की बात करता हूँ। ये पार्ट क्या कह रहा है, इसका भी एक वेन डायग्राम बनाते हैं। एक यूनिवर्सल सेट आ गया, जब भी इंटरसेक्शन लग जाएगा ना, सॉरी जब भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा ना, तो ऑब्वियस बात है वहां पे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट रोल प्ले कर रहा होगा। तो चलो बात करते हैं। कह रहा है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। ये सेट ए था यहाँ पे, ये सेट बी था, ये सेट ए हो गया और ये सेट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब मेरी बात को ध्यान देना। कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन तो सेट कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के उसके बाहर का पूरा रीजन। तो मैंने ए को छोड़ के उसके बाहर का सारा रीजन सेट कर लिया। ये जा रहा है, ये जा रहा है पूरा रीजन बाहर का, ये पूरी लाइनें बाहर तक जाएंगी। ये हो गया। ये जो रीजन सेट कर रहा हूँ मैं ब्लैक से, वो ए के बाहर का रीजन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब जरा बी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो सेट बी को सेट कर लेते हैं। तो सेट बी हमारा ये रीजन हो गया, देखो ये हो गया सेट बी वाला रीजन हो गया। अब जरा देखो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन में वही रीजन लेते हैं ना जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो जरा देखो ब्लैक और रेड से दोनों से कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ पे ब्लैक और रेड आपको कॉमन दिख रहा है। तो जरा देखो ये वाला रीजन दिख रहा होगा, ये ऐसे और ये वाला रीजन दिख रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओनली बी। जैसे हम इसको यहाँ पे ओनली बी बोल रहे थे, वैसे यहाँ पे भी ओनली बी है। तो दोनों को मतलब क्या हो गया, दोनों को मतलब हो गया ओनली बी। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर होगा, बहुत इजी था। और इनके अगर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर नहीं लिख पा रहे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको भी लिखवाऊंगा। बीच में मैं एक आधे पार्ट में कोशिश करूंगा कि आपको जहाँ पे वेन डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा वहाँ पे मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दूंगा। तो चलिए पार्ट थर्ड पे आते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए, मतलब कि जब a से हमने b के सारे एलिमेंट हटा दिए तो पूरा सेट a ही बच रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास में कोई एक सेट a है, बहुत ध्यान सुना, सेट a है, और हमारे पास में कोई एक सेट b है, एक सेट क्या है, b है। अगर मैं a में से b के सारे एलिमेंट हटा दूंगा, बहुत ध्यान सुनना, तो हमारे पास में क्या सिर्फ ए बचेगा, नहीं, फिर ओनली ए बचेगा। और ओनली ए का रीजन कौन सा होता है, ओनली ए का रीजन ये होता है, यही होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए में से बी के एलिमेंट हटाने के बाद पूरा ए बचना चाहिए, मतलब बी हट भी जाए और सिर्फ ए बचे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। सेट बी में क्या है, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तभी तो हम ए में से बी का एलिमेंट हटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा। एग्जांपल देता हूँ, दो है लड़के, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक है। ए और बी के पास में कुछ कॉमन पैसे हैं जो उन्होंने आपस में मिलके कहीं गैदर किए हुए हैं। उसमें से कुछ ए के पैसे जो सिर्फ ए लेके आया है और कुछ बी लेके आया है। पैसों से समझोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमने कहा कि जो पूरे पैसे ए के पास में है ना,
तो उसमें से बी का पैसा हटा दो जो जो दोनों ने मिलकर ऐड किया है। तो भाई इसका मतलब है बी ने कुछ इकट्ठा किया ही नहीं है। बी ने क्या किया, कुछ इकट्ठा किया ही नहीं है। तो जब बी के एलिमेंट हम हटा रहे हैं तो कुछ हट ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं हट रहा है तो बी के पास क्या बचा, 5 था ना। तभी तो पूरा ए जो पूरा पैसा था वो किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब मेरी बात सुनो, जब बी के पास में हमने निकाल लिया कि बी के पास में क्या आ गया 5, तभी तो ऐसी कंडीशन ट्रू होगी कि ए में से बी के एलिमेंट हटाने पे ए बच रहा है, ना कि ओनली ए। तो ए और ओनली ए में डिफरेंस क्लियर हो गया। ए पूरा ये सेट होगा, ओनली ए होगा। ये जब बी वाला पार्ट ये वाला हट जाएगा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो रीजन होगा ये ओनली ए कहलाता है। तो इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब जरा एक चीज देखो, अगर मैं ए में से बी के एलिमेंट हटाने के बाद ए बचा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बी सेट क्या हो गया, 5 हो गया। दूसरी बात सुनना, तो जरा एक चीज बताओ कि ये सेट ए है, ठीक है, सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट कुछ भी है, 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट क्या है, 5 है, क्योंकि अभी अभी हमने बताया ना कि बी के पास में क्या है, 5 है। तो जरा क्या बताओ, क्या ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। चीज़ों को समझना है, कंडीशन बनाना नहीं है। जो कंडीशन की डिमांड होगी वो कंडीशन हमको लेके आना है और उसी के हिसाब से काम करना है। तो कुछ भी अलग से नहीं ऐड करना है। अब मेरी बात आगे सुनो, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए। देखो ओनली ए और ए में कंफ्यूज मत होना। मैंने बताया कि अगर हमारे पास में कोई वेन डायग्राम बना है तो ये सिर्फ सेट ए हो गया, इसको बोलेंगे सेट ए। इसको ओनली ए नहीं बोलेंगे, ओनली ए का बोलेंगे बताता हूँ। जब हमारे पास में सेट ए और बी 2 हो गए, अब इसमें से ये वाला पार्ट हट गया। देखो ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, जिसको मैंने डार्क से शेड कर दिया, ये वाला, ये हट गया। ये भी तो पहले ए का पार्ट था ना, लेकिन वो ए के साथ साथ में सेट बी का भी पार्ट था, वो सेट बी का भी पार्ट था। तो जो ये वाला रीजन बचा ना, ये वाला रीजन जिसमें वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, वो रीजन कहलाएगा ओनली ए। तो ए और ओनली ए में डिफरेंस होता है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ए में से बी के एलिमेंट माइनस किया तो सिर्फ सेट ए बच रहा है। तो इसका मतलब है कि बी में कोई सेट था ही नहीं। जो हमने ए से माइनस किया तो हमारा कुछ माइनस हुआ ही नहीं। माइनस नहीं हुआ तो पूरा का पूरा सेट हमारा एज इट इज वैसे ही है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अगली बात सुनो, तो ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा मेरे भाई, बिल्कुल 5 होगा, क्योंकि ए के पास में तो कुछ एलिमेंट थे और बी के पास में तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ये आपके आर डी शर्मा में थ्योरम के फॉर्म में दिया है। थ्योरम याद नहीं करना है, थ्योरम को समझना है। क्योंकि अगर थ्योरम को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बार बार लिख के समझाऊंगा तो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं समझ में आ पाएंगी जो एक्चुअल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट 3 भी आपको क्लियर होगा। अब पार्ट 4 पे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं 4th पार्ट की। 4th पार्ट हमारा क्या है, 4th पार्ट हमारा कह रहा है कि a माइनस बी का यूनियन करना है b के साथ में। तो पहले वेन डायग्राम को समझना है। a माइनस बी का हमने वेन डायग्राम समझ लिया है। a माइनस बी मतलब क्या होता है, ओनली ए। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको इजी करने के लिए, इसको मैं लिखता हूँ ओनली ए। ओनली ए क्लियर हो गया। इसका यूनियन निकालना है किसके साथ में, बी के साथ में निकालना है, पूरे सेट बी के साथ में। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब बात को समझना है बहुत ध्यान से। हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है। ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ओनली ए का रीजन क्लियर हो गया। ओनली ए का रीजन हमारा हो गया ये हो गया। और हमको यूनियन बनाना है किसके साथ में, सेट बी के साथ में। तो सेट बी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बी हो जाएगा। अब पूरा का पूरा सेट बी कहाँ पे, पूरा का पूरा सेट बी यहाँ पे। देखो मैंने रेड से शेड किया हुआ है ये। अब जरा एक चीज बताओ, यूनियन में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट को एक साथ ले लेते हैं। तो ओनली ए का रीजन और पूरे बी का अगर हम पूरा लेंगे तो हमारे पास में जो रीजन अब स्टेटेड रीजन पूरा निकल के आया है वो ए यूनियन बी हो गया। बात मेरी क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हुई तो जरा ए यूनियन बी का डायग्राम देख लेते हैं कैसे होगा, वेन डायग्राम हमारा। तो जरा देखो हमने क्या किया, हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। और जब हमने सेट ए और बी का यूनियन बनाया तो हमने देखा कि यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके एक ये वाला सेट बनाते हैं जो मैंने ब्लैक से शेड किया है। तो यही डायग्राम तो हमारा ए यूनियन बी होता है ना। तो जरा देखो क्या दोनों फिगर में कोई डिफरेंसेस है, कोई डिफरेंसेस नहीं है।
इसमें भी उतना ही रीजन सीडेड है और इसमें भी उतना ही रीजन सीडेड है। तो उम्मीद करता हूँ इसका फोर्थ पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हैं। कोई एक सेट ए मान लीजिएगा, सेट ए मान लीजिएगा 1 2 3 4 करके, ठीक है। एक सेट बी मान लीजिएगा 4 5 6 मान लीजिएगा। अब जरा निकाल लीजिएगा, जब आप a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी क्या आएगा, a में से b के एलिमेंट माइनस कर दे तो 4 कॉमन दिख रहा है, 4 हटा दिया, बचेगा क्या हमारा, बचेगा 1 1 2 और 3, ये बचेगा हमारा। तो 1 2 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इतनी बात मेरी क्लियर है। फिर क्या कह रहा है कि इसका यूनियन निकालना है बी के साथ में। जब इसका यूनियन निकालोगे, a माइनस बी का यूनियन b के साथ में निकालोगे तो भाई साहब पूरा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा। अब जरा डायरेक्ट आप a यूनियन b निकाल लो। जब a और b का यूनियन डायरेक्ट निकालोगे तब भी तो वैल्यू वही आएगी, 1 2 3 4 5 6 ये आएगी। तो जरा देखो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। इन थ्योरम को रटना नहीं है, इन थ्योरम को अच्छे से समझना है। वैरायटी ऑफ एग्जांपल लेके हमको समझना है, हमको वेन डायग्राम से समझना है, हमको स्टेटमेंट फॉर्म में समझना है। बस हमको समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे समझना है, बस हमको समझना है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगले 5 पार्ट पे आते हैं। पार्ट 5 क्या कह रहे हैं, पार्ट 5 बोल रहा है कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन निकाला हमने b के साथ में तो फाई आता है। चलो देखते हैं थ्योरम सही है गलत है। अब थ्योरम में तो वैसे बातें सही होनी चाहिए। तो जरा a माइनस बी का वेन डायग्राम, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ओनली a हो गया। बात नहीं समझ में आ गई। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, b के साथ में निकालना है। जरा एक चीज बताओ, सेट b और ओनली a में क्या कोई एलिमेंट कॉमन होगा, बिल्कुल नहीं कॉमन होगा यार। देखते हैं वेन डायग्राम, देखो ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें आ गई इतना समझने के बाद में। जरा देखो, ये पूरा का पूरा मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट मेरा a हो गया, ये सेट मेरा b हो गया। हमको किसके साथ निकालना है, ओनली a। तो पहले मैं ओनली a का रीजन सेट कर लेता हूँ। ओनली a का रीजन मेरा ये निकल के आ गया, ओनली a निकल के आ गया। अब जरा देखो, सेट b के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है तो b देखते हैं। सेट b हमारा पूरा यहाँ पे है, ये पूरा सेट b है हमारा। और अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एरिया कॉमन होता है उसी को लेते हैं। क्या दोनों में कहीं भी आपको कोई रीजन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ब्लैक लाइंस और रेड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, कोई रीजन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों में कोई भी रीजन हमारा कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फाई के इक्वल आएगी। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझना है तो जरा देखो, सेट ए, सपोज दैट एक एलिमेंट x है जो बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है a में, और माइनस बी मतलब क्या हुआ कि एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। यही कह रहा है ना कि जो एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब जरा एक चीज बताओ, जब हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला किसके साथ में, सेट b के साथ में, तो क्या कोई एलिमेंट कॉमन मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा भाई। इसमें तो वो सारे एलिमेंट आएंगे ना जो सिर्फ a में है, b में नहीं है। और b में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सिर्फ b में है। तो क्या ओनली a और b में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। जब नहीं मिल रहा है तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। अभी तक तो डायरेक्ट चीजें सीख रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं सीख रहे हैं और ना मैं कोई बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूँ। वेन डायग्राम स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। और नए हैं तो फिर बोल रहा हूँ, पुराने वीडियोस कवर करने के बाद में ही यहाँ आइएगा। ऑलरेडी मैंने वेन डायग्राम के ऊपर एक पार्ट बना के रखा हुआ है। तो चलिए पार्ट 6 पे आते हैं। पार्ट 6 क्या बोल रहे हैं, पार्ट 6 भी बहुत ईजी है, बस चीज़ों को समझना है और देखना है कि हमको क्या क्वेश्चन में लिखना है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। कह रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम दोनों कंडीशन देंगे। मैंने ये बोला कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ है, बी के अंदर है। कंडीशन को सुनना, कंडीशन कैसे प्रूव करना ये देखना। कह रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम ये कंडीशन लेते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर हमारा कोई एक एलिमेंट एक्स है, सपोज दैट हम इसको लेके चल रहे हैं और ये कंडीशन में क्या है पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a में, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, कहाँ नहीं करेगा, a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। और हमको पता है कि जब वो एलिमेंट x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा तो वो b कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, a कॉम्प्लीमेंट के अंदर है।
अब ये मत बोला ये प्रूफ करना है, मैं अभी पहले इसको प्रूफ कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रूफ करता हूँ, दोनों कंडीशन, और दोनों एक दूसरे की हेल्प से ही प्रूफ होंगी। इंडिविजुअल तरीके से किसी को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट कहाँ हैं? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हैं। तो जब बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हैं, तो जब ए के पास वो चीज़ है ही नहीं तो बी कॉम्प्लीमेंट के पास भी नहीं होगी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? तो अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट के पास में नहीं होगी, यहाँ रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब मेरी बात सुनो, तो वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? सेट बी में बिलोंग करेगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? मतलब कि अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग कर रहा है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। अब जरा देखो, एक्स पहले ए में बिलोंग कर रहा था, अब कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? मैंने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। हेल्प किसकी लिया? मैंने इसकी लिया। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा, किसकी हेल्प लेके? इसकी हेल्प लेके। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर लेता हूँ और मैं इसको प्रूफ करता हूँ। अब जरा देखो, मैंने एक एलिमेंट y लिया, ठीक है, एलिमेंट y, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में। बी कॉम्प्लीमेंट में इसका मतलब है कि बी y कहाँ नहीं बिलोंग करेगा? y b में नहीं बिलोंग करेगा। इतनी बात मेरी क्लियर है? अब जरा मेरी बात सुनना, तो y नहीं बिलोंग करेगा a में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि a के सारे एलिमेंट कहाँ हैं? b के अंदर है ना। a के सारे एलिमेंट कहाँ हैं? b के अंदर है। और जब b के अंदर वो एलिमेंट है ही नहीं तो वो a के अंदर कैसे हो जाएगा? a के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि a तो ऑलरेडी b के अंदर बैठा हुआ है। तो जब कोई एलिमेंट b के अंदर नहीं है तो वो a के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि a b के अंदर बैठा हुआ है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? अब मेरी बात आगे सुनना। तो इसका मतलब ये हुआ, तो y कहाँ बिलोंग करेगा? y बिलोंग करेगा बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में करेगा। जो चीज़ ए में नहीं है वो कहाँ होगी? ए कॉम्प्लीमेंट में होगी। पीछे पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूँ अभी मैं। तो y बिलोंग कर रहा था पहले बी कॉम्प्लीमेंट में, अब y बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब ये हो गया कि बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और हमने देख लिया कि हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर दिया है और एक दूसरे की हेल्प से किया है। तो उम्मीद करता हूँ 6 पार्ट भी बिल्कुल क्लियर होगा। चलो अब 7 पार्ट पे आते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं 7 पार्ट को। 7 पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है a माइनस बी। मैं इसको इजी फॉर्म में लिखता हूँ। a माइनस बी मतलब क्या होता है? a माइनस बी मतलब होता है ओनली a। ये होता है। b माइनस a क्या होता है? ये होता है ओनली b। ये होगा। वेन डायग्राम आपको क्लियर है? मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। जरा देखो, ये हमारा हो गया एक यूनिवर्सल सेट। इसमें सेट a हो गया, सेट b हो गया, दोनों सेट हो गए। तो ओनली a कौन सा रीजन होगा? ओनली ए हमारा ये वाला रीजन होगा ना। और ओनली बी कौन सा होगा? ओनली बी हमारा होगा सेट बी वाला ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा? ओनली बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब कह रहा है कि ओनली ए और ओनली बी का यूनियन लेंगे। तो ओनली ए और ओनली बी का यूनियन कौन सा रीजन आएगा? ये दोनों कंबाइन आएंगे, बीच वाला तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बीच वाला तो रीजन है ही नहीं कुछ। तो ओनली ए और ओनली बी रीजन मतलब कि जो हमने ब्लैक से शेड किया है और जो हमने रेड से शेड किया है वही रीजन हमारा कहलाएगा। ये रीजन कौन सा कहलाएगा? जो मैंने शेड किया ये कहलाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब कि ओनली ए यूनियन ओनली बी। यही समझाएगा? अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं उधर जाता हूँ, ठीक है ना। इधर क्या है? कह रहा है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास में हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अगर मैं ए यूनियन बी की बातचीत करता हूँ तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या है ए यूनियन बी? ए यूनियन बी तो भाई साहब ये पूरा रीजन हो गया ना, ये पूरा रीजन हो गया, ये हो गया ना ए यूनियन बी। अब कह रहा है कि इसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन वाला रीजन कौन सा है? ये बी का कौन वाला रीजन है? तो इस रीजन को माइनस कर देता हूँ मैं। माइनस करने मतलब कि इसको मैं रेड से शेड कर देता हूँ। रेड वाला रीजन हमको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब जरा मुझे बताओ, क्या उस फिगर में और इस फिगर में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। इस रीजन को तो हमने हटा दिया ना, जो हमने रेड से शेड किया है इसको हमें माइनस करना था, तो ये वाला रीजन मैंने हटा दिया। तो अब जरा देखो, दोनों का वेन डायग्राम बिल्कुल एक जैसा बना है नहीं बना है? बना है ना। मतलब कि जो शेडेड रीजन है हमारा, ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी। ये यूनियन है, ठीक है ना, उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ।
थोड़ा सा गड़बड़ है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ वेन डायग्राम से आपको इसके फर्स्ट थ्योरम के 7 पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक वैलिड आंसर आपको पहुंचाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। अब आते हैं थ्योरम नंबर सेकंड में, बहुत ईजी है, वहाँ पे 3 सेट आ जाएंगे ए बी और सी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, उसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में मैक्सिमम चीजें समझाऊंगा और बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। तो थ्योरम 2 का पहला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम 2 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 सेट की बात हो रही है, ए बी और सी 3 सेट है हमारे, ठीक है ना। कह रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। पहली चीज तो याद करने की डाल लो, क्योंकि थ्योरम आपके दिमाग में बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह आप प्रूफ करके तो अप्लाई नहीं करोगे, तो चीजें याद होनी चाहिए आपको। अगर देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, अगर ये याद कर लो छोटा सा कि अगर माइनस अंदर जाता है तो अंदर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अंदर क्या आना तो ए माइनस बी एक पेयर हो गया, फिर जब माइनस यहाँ टकराएगा तो ये यूनियन हो जाएगा, फिर ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, इसको प्रूफ कैसे करना है, बहुत इजी है, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ, समझना बात को मेरे ध्यान से। ना आए तो मुझे तुरंत मैसेज करना, देखने के बाद में मैं वैलिड आंसर दूंगा। सुनना क्या कह रहे हैं, मैं पहले एलएचएस लेता हूँ, ठीक है ना। एलएचएस को इसके सबसेट दिखा देता हूँ और इसको इसका सबसेट दिखा देता हूँ। तो जरा देखो, एक एलिमेंट मेरा एक्स है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस पूरे सेट में बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में। इतनी बात मेरी क्लियर है। जहाँ पे हम श्योर होते हैं वहाँ पे एंड लगाते हैं, जहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं वहाँ पे और लगाते हैं। ये याद रखना, ये मत याद रखना कि इंटरसेक्शन में एंड और यूनियन में और लगाते हैं, ऐसा कंडीशन मत याद करना, वरना बहुत जगह में पछताओगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, हम श्योर है, क्या श्योर है कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ए में से ये एलिमेंट हट गया ना, तो हटने के बाद क्या मिला, एक्स मिल रहा है, तो वो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, सिर्फ ए में। तो इसको मैं लिखूंगा कि एक्स बिलोंग टू ए एंड का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि हम श्योर हैं कि ये एक्स यहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात को आगे सुनना, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया मेरा, इसको भी ऐसे लिखे रहने देंगे, x बिलोंग टू ए। अब मैंने लिखा एंड, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बिलोंग नहीं कर रहा बी इंटरसेक्शन सी में, मतलब कि x ना ही b में है और ना ही x c में है, और का यूज होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो श्योर होते हैं, इंटरसेक्शन लगेगा। देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन c में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, बात तो मेरी ध्यान सुनना, अभी मेरी सारी कंडीशन सही हो जाएंगी। क्या याद करना, क्या नहीं याद करना है, कि इसका मतलब ये हुआ कि x b और c दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको लिखते हैं x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू c, यही लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे डज नॉट बिलोंग हो गया, इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू c। तो ऐसी कंडीशन क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, क्योंकि हम श्योर नहीं है कंप्लीट तरीके से। अब मेरी बात आगे सुनना, हो सकता है कि x b में बिलोंग कर रहा हो, या x हो सकता है c में बिलोंग कर रहा हो, या c में ना बिलोंग कर रहा हो, b में बिलोंग कर रहा हो, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू c। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन मत याद करना, बार बार बोल रहा हूँ ना, बहुत पछताओगे। कंडीशन समझो कि कहाँ पे एंड लगाना है, कहाँ पे और लगाना है। जहाँ पे हम श्योर हैं वहाँ पे एंड लगाएंगे, जहाँ पे हम श्योर नहीं है वहाँ पे क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। अब मेरी बात आगे सुनना, अब मैं इस चीज़ को एक बार इसके पास ले आता हूँ, क्योंकि ये पूरा अलग से मेरा चल रहा था, ठीक है ना, ये पूरा अलग से चल रहा था। तो ये पूरा का पूरा उठ के एक बार इसके पास में आएगा, फिर ये पूरा का पूरा उठ के एक बार सी के साथ में आएगा। तो चलो देखो कैसे आ रहा है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए, बात को ध्यान सुनना, एंड अब ये किसके पास गया, बी के पास में गया, तो एक अलग से ब्रैकेट आ गया, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। बात मेरी क्लियर हो गई, ठीक। यहाँ बचा क्या, और, तो यहाँ पे और लगा लेते हैं। फिर ये पूरा उठ के सी के पास जा रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा क्या कि x बिलोंग टू ए के पास बिलोंग कर रहा है, और एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस ब्रैकेट का मतलब। तो इसको लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू a माइनस बी, कर सकता हूँ
कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी, मतलब a में बिलोंग कर रहा है लेकिन b में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब मेरी बात आगे सुनना, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर लिया। फिर और x बिलोंग कर रहा है a में लेकिन c में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ कि x बिलोंग कर रहा है a माइनस सी में। यही बात हुई, x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन c में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो जब भी हमको ये पार्ट प्रूफ लिखना होगा ना, तो इस कंडीशन को लिखने के पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमको क्या एक्चुअल में लेके आना है, क्योंकि ये चीज़ें बताएंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है। आगे सुनो, अब दोनों कंबाइन करें तो इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग टू, क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी, और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, और x बिलोंग टू a माइनस सी। बात मेरी क्लियर हो गई कि x या तो यहाँ बिलोंग कर रहा है या तो यहाँ बिलोंग कर रहा है। अब और आ जाएगा, समझ गए क्यों आ गया, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास में, दोनों में से कोई एक होगी तो यूनियन में काम चल जाएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले x यहाँ बिलोंग कर रहा था और अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका एलिमेंट पहले x था, अब x इसका एलिमेंट हो गया, मतलब कि ये पूरा इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट कि a माइनस बी यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ये बात हो गई। सिमिलरली मतलब कि इसी तरीके से हम क्या प्रूव करेंगे, अगर बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा शेरू है, वो भौंकता रहता है रात को। तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। सिमिलरली जैसे हमने इसको लेके प्रूव किया, LHS को लेके RHS पे आ गए, वैसे RHS को लेके आप प्रूफ करेंगे, LHS पे आ जाएंगे तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिख के आप ये प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली इसका उल्टा, मतलब पहले ये पार्ट कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा जब ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं ये पार्ट पूरा प्रूफ हो गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरम 2 का पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा, और थ्योरम 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि वो आप होमवर्क में प्रूफ करें और प्रूफ करके मुझे एक आंसर भेजें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझसे पढ़ रहा है। तो थ्योरम 2 का थर्ड पार्ट अब मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अब मैं पार्ट थर्ड कंटिन्यू करता हूँ, सेकंड आपको होमवर्क है। अब ये देखो थ्योरम 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो बहुत इजी है, एलिमेंट अपने आप मानना है, और जो स्टेटमेंट कह रहा है ना, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट मतलब जो ये लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से हमें स्टेटमेंट बना देना है। देखो कैसे, हम LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आ जाएंगे, फिर सिमिलरली में RHS को LHS का सबसेट दिखा देंगे, ठीक है ना। देखो मैंने एक x एलिमेंट लिया, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b माइनस सी में, ठीक है, मैंने इसको लेट किया। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन है ना, मतलब कि x a में बिलोंग कर रहा है और x b माइनस सी में भी बिलोंग कर रहा है। इस बार हम श्योर हैं, और श्योर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कि x बिलोंग कर रहा है a में, मेरी बात को ध्यान सुना, x बिलोंग कर रहा है a में, इसको बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, एंड x बिलोंग कर रहा है b माइनस सी में। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब आगे की बात सुनो। अब इसका मतलब हो गया, अभी मैं इसको तो ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस ए, एंड अब मैं सॉल्व करता हूँ इस पार्ट को। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग कर रहा है b माइनस सी में, तो b माइनस सी मतलब क्या होता है, ओनली b होता है ना, कि मतलब सिर्फ वो b में बिलोंग कर रहा है, c में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको लिखेंगे कि x बिलोंग कर रहा है b में, एंड मतलब श्योर है x, बात को समझना, श्योर है कि b माइनस सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं। तो अब जरा इस पूरे पार्ट को एक बार हम एंड के साथ में इस पूरे पार्ट को b के पास लेके आते हैं, फिर इसी पार्ट को पूरा हम c के पास लेके आते हैं। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि x बिलोंग टू a, बात को मेरी ध्यान सुनना, एंड ये पूरा पार्ट इसके साथ में आया तो x बिलोंग टू b, ये हो गया, और इसको बड़े से बॉक्स में हमने बंद कर लिया, ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब मैं इसको पूरा c के पास लेके आता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा एंड मतलब क्या होगा, आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे कि x बिलोंग टू a, x a के पास बिलोंग कर रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, ये बात कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें तो कुछ क्लियर हो गई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x a में भी बिलोंग कर रहा है, x b में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। अगर a और b दोनों में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ, a और b दोनों बिलोंग कर रहा है, तो मतलब उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया।
फिर एंड, अब मेरी बात सुनो, x बिलोंग कर रहा है a में लेकिन x c में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब कि ये ओनली a में बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखूंगा कि x बिलोंग कर रहा है a माइनस सी में। ये बात बोल रहा है। अब मेरी बात आगे सुनो, अगर मैं दोनों को लिखूं तो हम ये देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, अब जरा इस पार्ट पे भी नजर डालो। हमने देखा कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b आ गया। उसके बाद x बिलोंग कर रहा है a माइनस सी, मतलब a माइनस सी में बिलोंग कर रहा है। तो चीज़ों को जरा ध्यान से समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, ध्यान समझना, एंड हमें क्या लेके आना है, इंटरसेक्शन लेके आना है, माइनस तो लेके नहीं आना है। तो अगर कोई एलिमेंट सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है, सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। जो एलिमेंट सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है, सी में नहीं कर रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में कैसे आएगा? तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि x बिलोंग कर रहा है ओनली a में, दोनों में तो बिलोंग नहीं कर रहा है, सिर्फ a में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग टू, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, a इंटरसेक्शन b, स्मॉल ब्रैकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, a इंटरसेक्शन b, एंड मतलब क्या हो गया, माइनस a इंटरसेक्शन c, मतलब a इंटरसेक्शन c में बिलोंग नहीं कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा है? a इंटरसेक्शन b में। जरा देखो, यही पार्ट निकल के मेरे सामने आ गया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? इस पार्ट से किया था। तो यहाँ पे लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट कि a इंटरसेक्शन b माइनस c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। ये हो जाएगा। सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली करके क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, अब इसको उल्टा कर लेते हैं कि a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस c। यही लिख सकते हैं। तो हम हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, हेंस प्रूफ। थर्ड में हमारी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। बहुत इजी थ्योरम थी, चीज़ों को समझिए। नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से एक बार देखिए मैंने क्या क्या बोला और क्या वही मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना। थ्योरम 2 का फोर्थ पार्ट, थ्योरम 2 का लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है? लास्ट पार्ट कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात कर लेते हैं। वो होता है क्या? ऑलरेडी मैं पीछे इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, मैं फिर से यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, बस थोड़ा सा दूंगा, उसको समझना है। सपोज दैट मैंने लिखा है कि a सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है a और b का, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि a माइनस b में से यूनियन निकालना है b माइनस a के साथ में से, मतलब ओनली a और ओनली b का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो अब मेरी बात को समझो, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज में मैं a की जगह लिख देता हूँ, सपोज दैट a यूनियन b लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं b की जगह लिख देता हूँ, यूनियन लिख देता हूँ या इंटरसेक्शन लिख लेता हूँ, a इंटरसेक्शन b लिख देता हूँ, और b की जगह लिख लेता हूँ a इंटरसेक्शन c। सपोज दैट मैंने ये लिख लिया। अब मैंने बोला कि इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सुनो क्या होगा। ये होगा a इंटरसेक्शन b, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, माइनस इसके साथ में a इंटरसेक्शन c। ये हो जाएगा। इसको पहले ब्रैकेट बंद किया, फिर हमको यूनियन चाहिए, यूनियन निकाला। देखो a की जगह पे ये था तो ये लिखा मैंने, b की जगह पे ये सेट था, मैंने b की जगह लिखा। फिर इन दोनों को उल्टा, मतलब कि a इंटरसेक्शन c और माइनस किसका हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b के साथ में। यही मेरा सेट निकल के आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी। मैंने किया क्या है, a और b थे तो a और b और a चल रहा था, तो a की जगह ये आ गया, b की जगह ये आ गया, तो a की जगह इसको रखेंगे, b की जगह इसको रखेंगे, फिर b की वैल्यू यहाँ रखेंगे और a की वैल्यू यहाँ रखेंगे। इतनी सी चीज़ मैंने किया, बहुत छोटी चीज़ समझाया हूँ, बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं समझाया है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b और c के सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में निकालना है। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? b माइनस c, ये होता है। इसका यूनियन निकालना है किसके साथ में? c माइनस b के साथ में निकालना है, ये निकालना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इस सेट a को अंदर लेके जाता हूँ, मतलब a एक बार इसके साथ जाएगा, फिर पूरा a एक बार इसके साथ में आएगा, तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b माइनस c लिख सकता हूँ। बॉक्स में बंद कर लिया, फिर यूनियन लगाया, फिर a इंटरसेक्शन इसके पास में आया, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन c माइनस b। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात को आगे समझो क्या है। इसको लिख सकता हूँ, अब ये इंटरसेक्शन फिर से अंदर जा रहा है, तो a इंटरसेक्शन b ये होगा, फिर माइनस, फिर a इंटरसेक्शन c, ये हो जाएगा।
इसको मैंने बंद कर लिया और बॉक्स बंद कर लिया, मैंने पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व किया यहाँ पे। फिर ये हो गया यूनियन, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ क्या ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा मेरी एक चीज देखो, ध्यान से समझो इस बात को, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, यूनियन भी है। जरा देखो मैंने क्या समझाया था, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में यूनियन है, यूनियन है। मतलब ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस का रूल हो गया। और रूल कैसे हो गया, हमको हो गया ए इंटरसेक्शन बी का सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया ए इंटरसेक्शन सी के साथ में, यही हो गया। तो जरा देखो यही पार्ट हमें प्रूफ करना था, तो उम्मीद करता हूँ थ्योरम 2 का फोर्थ पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो हमने आपको इस लेक्चर में कवर कराया है वो हमने कोशिश किया कि मैक्सिमम चीज़ें वेन डायग्राम से क्लियर हो। जो वेन डायग्राम से हार्ड है मैंने उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझा दिया, और मैंने सबसे इजी वे निकाल के चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ढेर सारे एग्जाम्पल ले लूँगा। लेकिन मुझे कमेंट्स चाहिए और अच्छे कमेंट चाहिए, तब भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के भी एक आधे कमेंट में बना दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं, लेट लंबी हो गई है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको पता है कि मेरा वीडियो किसके साथ में शेयर करना है, ऐसे बच्चों को जो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर से जूझ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई बहुत वैसी हो गई है और वो अच्छे टीचर को नहीं हायर कर सकते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, या वो किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं और उनको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है जो उनको सही तरीके से मैथ को फील करा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो का एक शेयर तो उनको आप कर ही सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।